अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं गाइडलाइन 3 पे। गाइडलाइन 3 में क्या है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे पास गाइडलाइन 1 या गाइडलाइन 2 में आती हैं, हम उसको गाइडलाइन 3 की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइडलाइन 1 में क्या था कि हमने कीमो सेलेक्टिविटी देखी थी दो ऐसे ग्रुप्स के बीच में जिनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट थी, ठीक है। हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था और उसकी दो एग्जांपल्स थी जिसको हमने डिस्कस किया। और इससे पहली वाली वीडियो उसमें हमने गाइडलाइन 2 में देखा कि हमारे जो स्टार्टिंग मटेरियल है और उसके बाद जो उसकी फर्स्ट प्रोडक्ट है, उनके बीच में अगर कंपटीशन आता है तो उसको किस तरह से हमने नलिफाई करना है, और हमने उस चीज़ को देखा। अब उसके बाद ऐसा, अब हम थर्ड गाइडलाइन पे आ गए हैं, जिसमें एक्चुअली क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो रिएक्शन को प्रोसीड ना करे, बल्कि हम लोग लेस रिएक्टिव को प्रोसीड करवाना चाहते हैं, अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हम ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप को फिर ब्लॉक कर देते हैं उस साइड को, ताकि उसको ब्लॉक कर देते हैं हम लोग कोई भी प्रोटेक्टिव ग्रुप यूज़ करके, ताकि वो साइड ब्लॉक हो जाए। और जब वो साइड ब्लॉक हो जाती है और जो साइड एक्सपोज होती है, बेशक वो लेस रिएक्टिव थी लेकिन अब वो केपेबल हो जाती है अपने रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, ठीक है। तो हम इसको अब देख लेते हैं कि क्या है। Unfavorable cases from guidelines 1 and 2 may be solved by the use of protecting groups, कि हम लोग protecting groups की मदद से अपने इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ वी विश टू रिएक्ट द लेस रिएक्टिव ऑफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, कि हम दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में से लेस रिएक्टिव को रिएक्ट करवाना चाहते हैं, और if the product of a reaction with one functional group is as reactive or more reactive than the starting material, या फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्टार्टिंग मटेरियल है और हमने उससे अपनी प्रोडक्ट बना भी ली है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो स्टिल रिएक्टिव है क्योंकि उसके पास एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो कि बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, देन वी मस्ट ब्लॉक द अनवांटेड रिएक्शन विद अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारा वो जो रिएक्टिव साइट अभी भी प्रेजेंट है उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो फर्दर कोई अनवांटेड रिएक्शन दे। तो उस अनवांटेड रिएक्शन को रोकने के लिए हम कोई प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करते हैं, ठीक है। Amino acids are the constituents of proteins, and in most reactions of the carboxylic acid group, the more reactive amino group must be protective। अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और हमें बहुत सारे रिएक्शंस में क्या करना होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि द मोर रिएक्टिव अमाइनो ग्रुप मस्ट बी प्रोटेक्टेड, कि हमने जब इस ग्रुप के रिएक्शंस करवाने हैं लेकिन हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, उस पर अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो हमारे जो रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं, जो हमें रिएक्शंस करवाने होते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से करवाने होते हैं। तो हमारे पास जो मोर रिएक्टिव अमाइनो ग्रुप उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, हम उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। जब उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है या प्रोटेक्टिंग ग्रुप उसके ऊपर लग जाता है, तो अब वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, और हमारे पास एज अ रिजल्ट अब जो रिएक्शन प्रोसीड होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर आगे एक रिएक्शन एग्जाम्पल से देखेंगे। हाँ, ठीक है। अब देखो जो है कंपाउंड 5 इज़ यूज इन दिस वे। अब वो कह रहे हैं कि जो कंपाउंड 5 है हम उसको इसी तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। नोट दैट 5 कुड रिएक्ट ट्वाइस विद एन अमीन। अब ये जो 5 है, अब हमने ये जो है ये अमाइन से रिएक्ट कर सकता है, अमाइन से रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी या टेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है, बट द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ इवन मोर कॉन्जुगेटेड। लेकिन इससे रिएक्ट करने के बाद जो हमारी प्रोडक्ट आ रही है वो बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेटेड है, यानी कि उसमें आप कॉन्जुगेशन देख सकते हो कि किस तरह से है, एंड सो लेस रिएक्टिव। तो हमारी ये जो प्रॉब्लम थी कि हम लोग अगर किसी स्टार्टिंग मटेरियल से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट जो है वो भी compete करता है उस रिएक्शन में रिएजेंट के साथ, तो वो मसला हमारे पास सॉल्व हो गया, क्योंकि अब ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। जब इसमें कॉन्जुगेशन है तो ये स्टेबल है तो ये लेस रिएक्टिव है, और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव हो, सो दैट कि हमारे पास कोई अनवांटेड रिएक्शन ना हो, क्योंकि डेफिनेटली हमें इस चीज़ को बनाना है। अगर ये फर्दर रिएक्ट कर रही है, ये रिएक्टिव है और रिएक्ट करके हमें कोई अनवांटेड रिएक्शन दे रही है, तो डेफिनेटली फिर हमारा रिएक्शन लॉस में जा रहा है, ठीक है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इज़ लेस रिएक्टिव देन अमीन। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है वो कंपैरेटिवली अमीन के
लेस रिएक्टिव है एंड डज नॉट रिएक्ट। और फिर अगर हमारे पास अमीन प्रेजेंट है तो अमीन की प्रेजेंस में ये वाला ग्रुप रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स आर, फिर उसके बाद हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को यूज़ करते हैं ताकि हम अनवांटेड रिएक्शन को रोक सकें और जो डिजायर्ड रिएक्शन है उसको कैरी ऑन करवा सकें, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है। अब इसी तरह इन्होंने बात की है थायोल्स की। थायोल्स क्या होते हैं, जिस तरह से हमारे पास अल्कोहल्स में ROH होता है, इसी तरह थायोल्स में हमारे पास RSH होता है। थाई का जो टर्म है वो सल्फ़र के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अब अगर हमने थायोल्स की सिंथेसिस करवानी है बाय डायरेक्ट एल्काइलेशन ऑफ H2S, अगर हम लोग H2S की डायरेक्ट एल्काइलेशन करवा देते हैं तो वो एक अच्छा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है इज़ एट लीस्ट एज रिएक्टिव एज द स्टार्टिंग मटीरियल। हमारे पास अगेन वही इशू आ गया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उतना ही रिएक्टिव है जितना कि हमारा स्टार्टिंग मटीरियल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले H2S है, हमने बेस किया तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट जब एक प्रोटॉन निकल जाएगा तो इट विल बी लेफ्ट विद 1 प्रोटॉन ओनली, और इस तरह से सल्फ़र के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो कि सल्फाइड है। फिर सल्फाइड जो है ये अल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास कुछ इस तरह से थायोल बनेगा। अब थायोल जो है वो मज़ीद बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव है, ठीक है। ये उतना ही रिएक्टिव है जितना कि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टिव है। अब जब इसने दोबारा बेस के साथ, अब कंडीशंस तो वही हैं, तो अब ये कंपीट करेगा। अब इसने दोबारा बेस के साथ रिएक्ट किया और बेस के साथ बेस ने क्या किया, इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्काइल सल्फाइड बन गया। अब ये दोबारा रिएक्ट करेगा अल्काइल ब्रोमाइड के साथ और हमारे पास इस तरह से अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। इसीलिए जो हमारे पास जो थायोल्स हैं उनकी हम लोग सिंथेसिस डायरेक्ट अल्काइलेशन से नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने देखा कि जो हमारी प्रोडक्ट आई उसने दोबारा रिएक्टेंट के साथ स्टार्टिंग मटेरियल के साथ रिएक्शन किया और हमारे पास एक अनवांटेड रिएक्शन को दिया, ठीक है। फिर इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं थायोयूरिया। अब ये थायोयूरिया है, ठीक है, और थायोयूरिया में क्या है, इज़ यूज्ड एज अ मास्क्ड H2S इक्विवेलेंट, कि हम इसको H2S इक्विवेलेंट के तौर पे ही यूज़ करते हैं। थायोयूरेनियम सॉल्ट बीइंग अनएबल टू रिएक्ट फर्दर, अब इसको जब हम लोग अल्काइलेट करवाते हैं तो हमारे पास ये R जो है वो S के साथ रिएक्ट कर जाता है और एज अ रिजल्ट कार्बोकैटाइन बनता है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे स्प्रेड कर जाता है। अब ये जो हमारे पास थायोयूरेनियम सॉल्ट बनी है ये बीइंग अनएबल टू रिएक्ट फर्दर, कि अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकती एंड ईजिली हाइड्रोलाइज टू द थायोल। अब ये फर्दर जब रिएक्ट नहीं कर सकती तो कोई अनवांटेड रिएक्शन हमें नहीं देती और हम इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं और हाइड्रोलिसिस से हम लोग थायोल बना सकते हैं। मीन्स दैट हमारा थायोल तो बन गया, लेकिन जो हम लोग थायो सल्फर बनाना चाहते थे, इसको यस हम यहाँ पे ये जो RSH बनाना चाहते थे वो हम नहीं बना सके, जिसको हम लोग थायोल कह रहे थे। सॉरी, थायोसल्फर मैंने गलती से बोल दिया, इट्स थायोल। हम यहाँ पे जो थायोल बनाना चाहते थे वो हम नहीं बना सके इस रिएक्शन के तहत, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल और जो हमारा प्रोडक्ट है उसने एक दूसरे के साथ compete किया। ये हमने देखा, और जो थायोल है हम उसको बना सके क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट था उसकी रिएक्टिविटी कम थी। हमने ये बात देख ली कि जब हमारा प्रोडक्ट लेस रिएक्टिव होगा तब हमारे पास तब हमारे पास रिएक्शन जो है वो फ्रूटफुल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट भी रिएक्टिव हो जाता है तो उसके रिएक्टिव होने की वजह से हमारे पास अनवांटेड रिएक्शंस होते हैं।